Hello everyone, welcome to PW UGC Net. I am Chandni Mulchandani, your faculty for Paper 2 Political Science, and I welcome you all to this video lecture where we are going to discuss about a very important topic, that how you can increase your score in upcoming UGC Net JRF exam. तो अभी 18 जून को आपका जो पेपर है या जो भी एस्पिरेंट्स UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट इज द सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ यू कैन मेक योर स्कोर अप टू 140 प्लस. व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट, बिकॉज अगर आपने ये स्कोर सुनिश्चित कर दिया और आपकी पेपर 1 की तैयारी ठीक ठाक है, सो आपका JRF सुनिश्चित है. So we are going to talk about each and every aspect in this video lecture, but before that, students, let me tell you a little bit about myself. I have done my Masters in Political Science. I specialize in International Relations and Public Policy, and there are some more little details, small details about myself. तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन. एंड सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू ऑल कि UGC नेट एग्जाम का पैटर्न क्या है. आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस, बट लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट और थोड़ी क्लैरिटी इस पे हासिल करते हैं. आपका जो UGC नेट JRF का एग्जाम है, ये साल में 2 बार होता है, 2 times a year. Then this exam constitutes of 2 papers. 2 papers होते हैं, पेपर 1 and then पेपर 2. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो UGC नेट JRF का एग्जाम है, इसमें आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को NTA की वेबसाइट पे जा करके, जिसमें आपने मास्टर्स किया है, फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो आपका जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 होगा, एज आई एम डीलिंग विद पॉलिटिकल साइंस हियर. तो सबसे पहले तो इस बार 18 जून को जो पेपर होगा आपका, वो पहली बार ऑफलाइन होने जा रहा है. इससे पहले ऑनलाइन होता था, मल्टीपल शिफ्ट्स में होता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स अलग अलग दिन आते थे. बट नाउ टुडे, दिस टाइम, दिस ईयर, इट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन ऑन अ टेस्ट मॉडल बेसिस, एंड विल सी कि आगे क्या NTA इस पे डिसीजन लेता है, विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन अहेड. सो सबसे पहले पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो पेपर 1 आपका होता है 10 यूनिट्स का, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं कॉमन. 10 units which will be common for all the aspirants. These will be including information communication technology, environment, general aptitude, etc. etc. Some general subjects, comprehension, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे सवाल सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस कॉमन है. ये जो पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, which will make it to 100 marks. 100 नंबर का पेपर है. Second will be your paper 2, which will be subject specific, जो कि आपके विषय से संबंधित होगा, आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होगा. Now this subject specific detail you need to cover with the help of your syllabus. तो पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं आज. पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है 10 यूनिट्स, और इन 10 यूनिट्स में से किस पे फोकस करना है, किसका कितना वेटेज है, एंड किस यूनिट से कितने सवाल आते हैं, या फिर किस यूनिट से कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे. इन 10 यूनिट से आपके आते हैं 100 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, विच विल मेक इट टू 200 मार्क्स. नाउ वन थिंग लेट मी टेल, लेट मी बी क्लियर ऑन इज दिस, कि आपकी जो मेरिट बनेगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. तो इसका क्यूमुलेटिव एक साथ स्कोर देखा जाता है, और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है. इस बार से 3 मेरिट्स आने वाली हैं. सबसे पहले PhD, फिर उसके बाद नेट, और फिर उसके बाद JRF. वो सब आपको पता है. तो चलिए हम पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं. मैंने आपसे कहा कि 10 यूनिट्स है, राइट? 10 यूनिट्स हैं. कौन कौन सी? सबसे पहले है पॉलिटिकल थ्योरी, बट सारी यूनिट्स को सेपरेटली तो हम पढ़ेंगे ही. लेट मी टेल यू लिटिल बिट. यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 आपकी आप एक साथ पढ़ सकते हो. कैसे? यूनिट नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, और यूनिट नंबर 2 है पॉलिटिकल थॉट्स यानी राजनीतिक विचार. और ये राजनीतिक विचार पढ़ने के लिए आपको पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने हैं.
पॉलिटिकल थिंकर्स में आप पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, हॉब्स, लॉक, रूसो के बारे में, मैकियावेली के बारे में। देन आप पढ़ेंगे उसके अलावा बहुत सारे और भी आपके थिंकर्स हैं, फ्रेंच फैनन, मैरी वोllstonecraft, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये जो भी आप पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे, जिनको आप पॉपुलरली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से भी जानते हैं, इनके ही विचार कहीं ना कहीं लिबर्टी पर, इक्वालिटी पर, फ्रैटर्निटी पर, जस्टिस पर, उसके अलावा राइट्स पर, सिटीजनशिप पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपके राजनीतिक विचारक हैं, इनके विचारों का ही कहीं ना कहीं जिस्ट आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो। सो पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थॉट्स आर टू यूनिट्स जो कि आपको एक साथ पढ़नी है। दीज टू यूनिट्स इफ यू आर स्टडिंग कंबाइनली देन आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो थ्योरी और थॉट्स को आपको पढ़ना है एक साथ और इससे आपका काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। अब बात करते हैं कि ये यूनिट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिट नंबर 3 कैसे रिलेटेड है इनसे। सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के। यूनिट नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी एज इन जिसमें आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, राइट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में एक तो आपके आ जाएंगे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। और दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे आप आइडियोलॉजीज के बारे में। तो जो आपने विचार पढ़े जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वहीं से आपकी आइडियोलॉजीज इमर्ज होती हैं और अलग अलग विचारकों का अलग अलग विचारधाराओं पर क्या मत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि लिबरलिज्म, उदारवाद, उसके बाद कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद या फिर रूढ़िवाद, देन सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। ये कुछ आइडियोलॉजीज आपको पढ़नी है। ये आइडियोलॉजीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की, इन सब से मिला करके लगभग आपके 9 से 10 सवाल आपको देखने को मिलते हैं इन ऑल एग्जाम्स, इन एवरी एग्जाम। लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस आपको एक यूनिट से देखने को मिलते हैं एंड दिस ट्रेंड इज समवॉट सिमिलर फॉर ऑल द 10 यूनिट्स। जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी से 10 सवाल, थॉट से 10 सवाल, 100 सवाल 10 यूनिट, ऑन एन एवरेज एक यूनिट से 10 सवाल। कभी कहीं से 11-12 हो जाएंगे तो दूसरी यूनिट से 8-9 ऐसा। लेकिन अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जानी है एक भी यूनिट। You have to be sure that you are studying all the 10 units for your exam. फोकस किन पे करना है, फोकस किन टॉपिक्स पे करना है। जब आप लिबर्टी पढ़ रहे हो, इक्वालिटी पढ़ रहे हो, जस्टिस, राइट्स, बहुत सारे विचारकों ने परिभाषाएं दी होंगी, बहुत सारे विचारकों के अपने अपने थॉट्स होंगे, बहुत सारी अलग डेफिनेशंस होंगी। कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में मीनिंग अलग होगा, ऐतिहासिक समय में मीनिंग अलग होगा, अलग अलग देशों के लिए भी मीनिंग अलग होगा। लिबर्टी की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे व्याख्या करने के लिए कहूं, तो लिबर्टी आपके लिए जो है और मेरे लिए जो है उसमें फ़र्क हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, नज़रिए की बात है। तो आपको फोकस करना है उन विचारकों पर जिनकी विचारधारा या जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन ने रेवोल्यूशन लाया, क्रांति लाई। यानी अगर हम लिबर्टी की बात करें तो आप JS मिल को पढ़े बिना लिबर्टी का टॉपिक पूरा नहीं कर सकते, राइट। वैसे ही अगर हम जस्टिस की बात करें तो उसमें भी मिल का जस्टिस का सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको विचारक आइडेंटिफाई करने हैं जब आप पढ़ेंगे, तो वो विचारक जिनके विचार ने इन सारी विचारधाराओं में परिवर्तन लाया। और दूसरा उसके अलावा आपको रेफर करना है PYQs। तो अब आपका स्कोर 140 प्लस कैसे जाएगा, जब आप इन सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट थिंकर्स को PYQ से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टॉपिक से रेपिटेटिव सवाल आ रहे हैं, एंड देन दैट विल बी योर पॉइंट ऑफ फोकस। पढ़ना सब है बट रिविजन ज़्यादा उनका करना है जो कि आपके PYQs में रेपिटेटेड क्वेश्चंस हैं। सवाल ये उठता है कि क्या मैम PYQ से सवाल रिपीट होते हैं? तो PYQ से एज इट इज सवाल कभी कभी एक आध रिपीट होते हैं बट थीम ज़रूर रिपीट होती हैं। जैसे कि आपका टॉपिक है लिबर्टी, लिबर्टी से अगर आपका सवाल आपने पिछले 5 साल के PYQs लगाए, देखा कि आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली
3-4 साल में लिबर्टी से अगर सवाल आया है तो लिबर्टी से इस बार भी सवाल आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की हम बात करेंगे, गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं, थीम्स रिपीट होती ही होती हैं, राइट। पंडिता रामाबाई, पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, टू बी मोर स्पेसिफिक, आफ्टर एनालाइजिंग PYQs यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि पेरियार के भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स की। इसको आप जानते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से भी, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के नाम से भी इस यूनिट को आप जानते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और WPT मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस यूनिट में कुछ गैर पश्चिमी राजनीतिक विचारक भी हैं, नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियस, माओ जेडोंग, फ्रांस फैनन। ये पश्चिम से नहीं है, यूरोप से नहीं है, वेस्ट से नहीं है, ये कहाँ से है? चाइना से है। उसके अलावा आपके ईस्टर्न साइड से है, वेस्टर्न साइड से नहीं है, ठीक है। बट सिंस ये भी नॉन इंडियन थिंकर्स हैं, इसलिए हम जनरली एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। अब आपके सिलेबस को आप कैसे समझेंगे इस यूनिट के? फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डिवाइड द सिलेबस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स अंडर 3 हेड्स, प्राचीन, आधुनिक और समकालीन, एंशिएंट, मॉडर्न और कंटेम्पररी। एंशिएंट कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल, बिफोर क्राइस्ट एरा के प्लेटो, एरिस्टोटल, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की नींव रखी। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, ठीक है। तो प्लेटो, एरिस्टोटल आपके प्राचीन क्लासिकल या फिर शास्त्रीय पॉलिटिकल थिंकर्स हुए। फिर मॉडर्न कहाँ से आते हैं? पहले मॉडर्न थिंकर है मैकियावेली, जिन्होंने पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग किया, राजनीति को धर्म से अलग किया, और यहीं से आपका मॉडर्न टाइम पीरियड शुरू होता है। तो मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, ये कुछ आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और फिर कंटेम्पररी यानी जिनकी विचारधारा और जिनका विचार आज भी इम्पॉर्टेंट है, आज भी रेलिवेंट है, आज भी बहुत सारी रिसर्च इसको आगे बढ़ावा दे रहा है, जैसे ग्रामसी, मिल, मैरी वोllstonecraft, फेमिनिस्ट थिंकर, देन रॉल्स, देन हैना आरेंट, राइट। ऐसे कुछ विचारक आपके कंटेम्पररी हैं। एंड देन नॉन वेस्टर्न की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगली यूनिट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, यानी भारतीय राजनीतिक विचारक। अब स्टूडेंट्स ये और 2 भी लिंक्ड है, कैसे? पढ़ने के तरीके से। विचारकों में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 एंड 3 दोनों में आपको क्या पढ़ना है? विचारकों की बेसिक डिटेल्स, उनकी लिखी हुई बुक्स, उनके ऊपर किसका किसका प्रभाव था, इन्फ्लुएंसेस, बुक्स के क्रोनोलॉजिकल ईयर्स एंड कंटेंट, उसके अलावा उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। देन आफ्टर दैट आपको पढ़ना है उनके कुछ फेमस कोट्स एंड सेइंग्स, कुछ कथन, कुछ कहावतें जो उनके द्वारा कही गई। तो ये पैटर्न आपको यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 दोनों में ही फॉलो करना है, WPT और IPT में। एंड दिस विल मेक योर सिलेबस ईजियर और आपके नंबर भी बिल्कुल सुनिश्चित होंगे इन दोनों यूनिट से। तो एंशिएंट, मेडिवल, IPT यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनसुत, बर्नी, कबीर, ये आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत के विचारक हैं। फिर आधुनिक में बहुत सारे विचारक आपको पढ़ने हैं, पंडिता रामाबाई, तिलक, टैगोर, पेरियार, गांधी, MN रॉय, अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो, मोहम्मद इकबाल, ठीक है जी। फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया, JP नारायण और VD सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय भी आपको पढ़ने हैं। अब मैम इतने सारे विचारक हैं, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, कोई ट्रिक बताइए। ट्रिक है PYQs, जैसे कि VD सावरकर से सवाल आते ही आते हैं, रेपिटेटिव है बहुत ज़्यादा ये थीम। पंडिता रामाबाई, पेरियार, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू। अगनसुत से एक सवाल है जो आप PYQs उठा के देखेंगे, बार बार आता है कि अगनसुत कौन सा सुत है? 27 सुत है दीघ निकाय का, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं और थीम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर
प्रिपरेशंस एंड फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर। आगे बढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की तरफ। नाउ दिस यूनिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सबसे पहले 8 से 10 सवाल आप देखेंगे इस यूनिट से। दूसरा, क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लगता है डर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको यह ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक इमर्जिंग डिसिप्लिन है। 1960s में यूएस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की रिसर्च शुरू हुई और फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एवोल्यूशन हमने देखा। तो एक इमर्जिंग डिसिप्लिन होने के कारण कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अभी भी बहुत पढ़ा जा रहा है, बहुत रिसर्च हो रही है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नए सवाल, नए तरीके के डायमेंशंस आपके सामने उभरते हैं। ठीक है, तो एनीवेज कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसको तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे अप्रोचेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोड़कर एग्जाम में बिल्कुल मत जाना। अप्रोचेस अगर आपने कर ली तो कम से कम 1 या 2 सवाल आपके करेक्ट होंगे ही होंगे। मतलब ये शॉर्ट टॉपिक है जिनसे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, 1-2 सवाल तो आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आपको अप्रोचेस हेल्प करेगा इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस, राइट। देन अप्रोचेस में बहुत सारी अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वो आपने पढ़ा होगा, हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन कॉलोनियलिज्म और डीकॉलोनाइजेशन, इसकी थ्योरीज, कॉलोनियलिज्म के टाइप्स, ये आपको पढ़ना है। नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है, और सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है, सिंस इट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आपको कुछ यूरोपीय देशों में कैसे राष्ट्रवाद का उत्थान होता है उसके बारे में भी पढ़ना है, जैसे ब्रिटेन, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, राइट। तो ये भी आपको पढ़ना है। स्टेट थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल रिजीम्स के बारे में आपको पढ़ना है। एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज पॉलिटिकल रिजीम्स यानी राजनीतिक शासन प्रणाली अगर आपको क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि आपके पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स क्लियर हैं। सवाल तो आएंगे बट आपके पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स क्लियर हैं, और अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो ही तो आगे उस पे स्ट्रॉन्ग नींव पर ही तो आप इमारत खड़ी करेंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ही तो उस पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सो पॉलिटिकल रिजीम जैसे कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, जैसे कि डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक में अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियनिज्म यानी अधिनायकवाद, सर्वसत्तावाद, ये सारे पॉलिटिकल रिजीम्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, माओवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर योर एग्जाम एंड ऑल्सो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, you are going to be assistant professor, so you should know what is the difference between all these political regimes and some details about their evolution too. तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भी फोकस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs उठाएंगे। आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में एक सेट में पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे, तो एक सेट में यूएसए के संविधान से ही 3 सवाल हैं और काफ़ी डीप। तो सोचो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा, 3 सवाल आपके ठीक है। आगे हम PYQ सीरीज में डिस्कस भी करेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आप यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, स्विट्जरलैंड, ये कॉन्स्टिट्यूशंस और इनके इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ के जाएं। इसके अलावा हो सकता है कभी आपसे कनाडा के बारे में पूछ ले, हो सकता है कभी आपसे कोई ऐसा देश पूछ ले जिसके बारे में आपने पढ़ा ना हो, तो उसको कैसे टैकल करना है, वहां पे रोल आता है करंट अफेयर्स का। स्टैटिक सिलेबस तो आपको दे दिया गया है, उसके अलावा अगर किसी संविधान का कोई फीचर न्यूज़ में है या कोई कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम न्यूज़ में है तो वो आपको करंट अफेयर्स से कवर करना है, राइट। डेवलपमेंट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटाइजेशन भी पढ़ना है आपको, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर भी पढ़ना है। अब ये देखो, शक्ति की संरचनाएं, ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट नंबर 1 में पावर में ही आपने कवर कर लिया है। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, वहां पे आप पावर पे अलग अलग विचारकों के विचार पढ़ेंगे, बस वही हैं थ्योरीज ऑफ पावर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो ये तो आपका वहीं पे कवर हो चुका है टॉपिक। देन एक्टर एंड प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ना है। बट जो स्टार मार्क किए हैं
टॉपिक्स वो तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, बट ये आपका फर्स्ट आपका रिवीजन में टॉपिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले, राइट। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। अब इसमें भी अप्रोचेस पढ़ लोगे, बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाएगा आईआर का, ठीक है। तो आईआर के अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में पढ़िए, यूनाइटेड नेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीग ऑफ नेशंस का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे, यूनाइटेड नेशंस का उत्थान कैसे हुआ, लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि में हमने देखा कि उसका पतन हुआ और यूनाइटेड नेशंस 1945 24 अक्टूबर में इसका गठन होता है। क्यों, कैसे? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का एकमात्र उद्देश्य था वॉर को रोकना, एकमात्र बड़ा उद्देश्य था वॉर को रोकना, और जिसमें लीग ऑफ नेशंस सफल नहीं हो पाया, और इसी के परिणाम स्वरूप उसका डिटीरियोरेशन हमने देखा और यूनाइटेड नेशंस का गठन देखा, ठीक है जी। तो यूनाइटेड नेशंस, उसके ऑर्गन्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस जो कि न्यूज़ में हैं, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर के बारे में पढ़ना है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट, और ये आपको पढ़ना है विद स्पेशल फोकस ऑन करंट अफेयर्स। दिस टॉपिक इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। पढ़ने हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बट सपोज कहीं एससीओ का मीट हुआ है, सपोज कहीं आपका समिट हुआ है ब्रिक्स का या फिर G20 का, या कोई भी समिट न्यूज़ में है, तो वो ज़रूर पढ़ के जाना, वो छोड़ के मत जाना। PYQ एनालिसिस एंड ट्रेंड कहता है कि सवाल आते ही आते हैं। देन आपको कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज भी हासिल करनी है बाय अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 6, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 5 and 6 are interrelated. 5 and 6 are interrelated. IR आपका बेसिस है, उसी पे आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इमारत खड़ी करते हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आपको बेहतर लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आसान तरीका है, इंटरेस्टिंग है, कि आप प्राइम मिनिस्टर्स के समय काल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्पेशल फीचर को पढ़िए और उसको एक नोट्स में, शॉर्ट नोट्स बना करके एक शीट में पूरा क्रमबद्ध करके लिख लीजिए, लाइक शॉर्ट लिस्ट करके लिख लीजिए, और बस फिर वही आपको हेल्प करने वाला है फॉर रिवाइजिंग व्हाट इट इज। सबसे पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे पर्सपेक्टिव पढ़ने हैं, कंटिन्यूटी क्या है, क्या बदलाव आए और कहाँ पे बदलाव नहीं आए, निरंतरता और परिवर्तन ये पढ़ना है। भारत के मेजर पावर्स के साथ कैसे संबंध रहे, उसकी पृष्ठभूमि, कि भाई हम पहले यूएसएसआर के करीब थे, कहीं ना कहीं टिल्ट था, यूएसएसआर का पतन होता है, डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है कोल्ड वॉर के बाद, 1990 में शीत युद्ध के बाद, और उसके बाद हमने देखा कि यूएसएसआर के बाद यूएसएसआर का झंडा लेकर के प्रेसिडेंसर कौन है, रशिया आगे बढ़ता है। बट अब यूनिपोलर वर्ल्ड था, एक ध्रुवीय विश्व, और इसीलिए हमारा टिल्ट यूएस की तरफ था, ठीक है। तो अब हमारी मजबूरी भी थी और हमारा इंटरेस्ट भी था कि हम यूएस से संबंध बनाएं, लेकिन हमने फिर भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को आगे रखा। ये सब आपको पढ़ना है। नाम के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड से अभी हम बढ़ रहे हैं मल्टीपोलैरिटी की तरफ। 21वीं शताब्दी कहा जाता है एशिया की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि एशिया में जापान, चाइना, इंडिया मेजर पावर्स की तरह इमर्ज कर रहे हैं, और अभी सिर्फ यूएस नहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा, बट देयर आर मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर। बहुध्रुवीय विश्व हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। इस यूनिट के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या रिलेशन रहे, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। देन उसके अलावा हमारे नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, क्या तरीके हमने यूज़ किए, और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने। तो अब इसको पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप कोशिश कीजिए, ये पूरी यूनिट पढ़िए, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर्स के काल में क्या क्या परिवर्तन आए, ऐसे करके फीचर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एक लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, और बस वो लिस्ट आपकी जो है रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये तो समझना ही समझना है ना। ये है आपकी पॉलिटी,
जिसमें आप पढ़ते हैं भारत की संसद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में. यू विल बी रीडिंग अबाउट local bodies, you will be reading about Panchayati Raj, anti-defection and Indian Constitution, articles of Indian Constitution. All these things you are going to read in unit number 7, that is political institutions in India, या फिर आपके बीच में ये यूनिट प्रसिद्ध है पॉलिटी के नाम से. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में कौन कौन था. फिर उसके बाद संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया. भारत में संविधानवाद क्या है, संविधान और संविधानवाद में डिफरेंस क्या है. एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. लेजिस्लेचर में आ जाएगा आपका पार्लियामेंट. एंड देन आप पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, पार्लियामेंट्री कमिटीज भी पढ़ेंगे एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे. पार्लियामेंट्री कमिटीज भी पढ़ेंगे एंड फिर आप जुडिशरी के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है जी, 3 ब्रांचेस. फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर राज्यों के लेवल पे क्या है, फेडरलिज्म, संघवाद के फीचर को आप पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि भारत में कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवीजन है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैसे भारतीय संविधान में हमें कहीं ना कहीं टिल्ट जो है वो सेंटर की तरफ देखने को मिलता है. सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, केंद्र राज्य संबंध, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. भारत में चल रहा है चुनाव का त्यौहार और चुनाव के त्यौहार में अगर हमें चुनाव के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में नहीं पता तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है. तो हमें इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है. क्या चेंजेस आए उनके गठन में, अभी कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हुए रिसेंटली हमने देखा. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है. कंसिडरिंग द करेंट सिनेरियो फॉर दिस एग्जाम, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन लोकल गवर्नमेंट, PRIs, 73rd 74th अमेंडमेंट, ये तो आप समझ लो कि इसके बिना पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटी यूनिट कंप्लीट नहीं हो सकती. सो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर योर एग्जामिनेशन. देन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया. अब इस यूनिट में आपको पढ़ना है स्टेट इकोनॉमी डेवलपमेंट, जिसमें हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे. कैसे प्लानिंग कमीशन से हम नीति आयोग का सफर तय करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स के दौरान एक मेजर चेंज होता है, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ LPG रिफॉर्म्स इन 1990s. उसके बारे में आपको पढ़ना है. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कास्ट के बेसिस पे राजनीति, धर्म के बेसिस पे राजनीति, जेंडर के बेसिस पे राजनीति, ट्राइबल इंटरेस्ट के बेसिस पे राजनीति, इन सब के बारे में पढ़ना है. ठीक है जी, काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है. सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. नए सामाजिक आंदोलन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बारे में, NGOs के बारे में, जैसे कि अभी ADR आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, फॉर ब्रिंगिंग some changes and asking the Supreme Court again and again to implement some things so that we can ensure free and fair elections in India, है ना. ADR का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे NGOs के बारे में भी आपको पढ़ना है विद स्पेशल फोकस टू द टॉपिक्स इन द न्यूज़. देन रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, क्षेत्रवाद क्यों हानिकारक है, कैसे भारत के लिए ये एक प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज हो रहा है या और भी आगे हो सकता है. जेंडर एंड पॉलिटिक्स भी, जेंडर का कैसे प्रयोग करके राजनीति की जाती है. देन आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आप नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्राइटेरियाज हैं और कौन पार्टीज को आपका चुनाव चिन्ह देता है, चुनाव चिन्ह कहाँ तक सीमित है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स. एंड ऑफ कोर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स,
ये आपके टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 8 के। मूविंग टू यूनिट नंबर 9, पबैड। अब पबैड और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों एक समान हैं। पबैड में भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद फैक्चुअल, बट पबैड को भी आपको अच्छे से समझना पढ़ना पड़ता है। एंड वंस आपको ये यूनिट समझ में आ गई तो फिर आपके इस यूनिट से सवाल गलत नहीं होते अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी थ्योरीज, उसके कॉन्सेप्ट्स ये पढ़ेंगे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चेंज हमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है अभी आधुनिक समय में, उसके बारे में हम देखेंगे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि पबैड में कैसे आपका एवोल्यूशन हो रहा है। देन आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको एमपी फॉलिट पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशली आप रिवाइज कर लेना। एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्पेशल फोकस के साथ रिवाइज कर लेंगे टू सिक्योर 140 प्लस। मूविंग टू द लास्ट यूनिट फॉर द syllabus for the day, for this lecture. Governance, good governance, democratic governance, role of state, civil society, individuals. थोड़े आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि शुरू से शुरू किया, थ्योरीज पढ़ी, अंत तक पहुंच गए, नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है ऑन सम टॉपिक्स विच आर सम स्कैटर्ड। गवर्नेंस पढ़ना है, राज्य की भूमिका पढ़नी है, नागरिक समाज पढ़ना है, उसमें व्यक्ति का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ना है, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, गुड गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। अब आपका एक पीवाईक्यू था कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बताइए वेयर यू कैन फाइल कंप्लेन रिगार्डिंग लाइक व्हाट आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड व्हाट आर सम वेबसाइट्स वेयर यू कैन फाइल कंप्लेन इफ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन यू वांट टू यूज। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक पॉलिसी को कैसे आप प्रयोग करके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। तो अब इस एस्पेक्ट में आपको बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी पढ़नी होंगी। न्यूज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उसको भी हमें यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए, राइट। देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म्स ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जिसमें आपका सोशल ऑडिट, जन सुनवाई, ये कुछ टूल्स का प्रयोग करके आप गवर्नेंस की प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकपाल, लोकायुक्त, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात कि कैसे क्या आपका सिलेबस है और आपके सिलेबस में किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब थोड़ा हम यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, एंड दिस यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन is actually on the basis of the previous 10-year question analysis। ठीक है, पिछले 10 सालों के पेपर के एनालिसिस के बेसिस में हमने पाया कि ऑन एन एवरेज यूनिट नंबर 1 से 12 सवाल, 2 से 11, 3 से 10, 4 से 10, 5 से IR से 12, फॉरेन पॉलिसी 7, देन पॉलिटी से 12, यूनिट नंबर 8 से 6, 9, 8, ऐसे कुछ आपके सवाल फ्लक्चुएट करते हुए दिखे। दिस मेक्स अस श्योर कि यूनिट 1, 2 और 3 आपने पढ़ ली, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, आई विल चेंज द इंक कलर। जी, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने 1, 2 एंड 3 कर ली तो। ठीक है, सो फटाफट इसको रिवाइज कर लो, आपका बहुत सारा सिलेबस डन। देन आफ्टर दैट IR एंड देन फॉरेन पॉलिसी एक साथ पढ़ लेना। ठीक है जी। देन आफ्टर दैट पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी को ज़रूर पढ़ के जाना। 12 सवाल और एन एवरेज देखे हैं, ये और भी बढ़ सकते हैं, इस बार इलेक्शन है। ठीक है, तो आपको किस पे फोकस करना है, लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हो, चाहो तो यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10, इसको आप लास्ट में रिवीजन के लिए रख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए फॉर दिस एग्जाम।
अब सवाल कैसे आते हैं? कुछ कोट्स आपसे पूछे जाएंगे, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स आपसे पूछे जाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएगा इवेंट्स का भी प्लस बुक्स का भी, जैसे कि PYQ, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो पार्लियामेंट में कब स्पीच दी, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी एक किताब का नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। टाइप 2, डॉक्टर अंबेडकर की 4 किताबों का नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है। असर्शन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको असर्शन रीजन को। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं तो आपके 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये 5 सवाल यानी 10 नंबर, लगभग 10 नंबर के असर्शन रीजंस आपको सॉल्व करने हैं, तो इसको बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। फैक्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी मिलेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट्स में आपके लेंदी स्टेटमेंट्स होंगे 1 2 3 4 ऐसे कुछ। आपके पास सवाल आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, आप आइडेंटिफाई करेंगे एक स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स में टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, फैक्ट्स को कलेक्ट कीजिए, स्टडी टेबल के आगे अपने रखिए और उसको रिवाइज कीजिए। दिस इज द ओनली की। एंड मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं, जनरली ये थोड़े ईजी होते हैं और ये आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द की टू सक्सेस? सिलेबस पता है हमें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता है, स्मार्ट स्टडी करनी है अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अभी आप कर चुके हैं जून के एग्जाम के लिए, अब आपको इसमें से कुछ चयनित टॉपिक, कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स का रिवीजन करना है। एंड आपको ये जो सजेस्टेड टॉपिक्स हैं जो रेपिटेटिव हैं, यू मेक श्योर कि इससे अगर कोई भी सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, PYQs और मॉक्स सॉल्व कीजिए एंड रिवीजन कीजिए और बहुत सारा रिवीजन कीजिए। दिस इज द टाइम जहां आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। सो मेक श्योर कि आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करके जरूर जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने भी समय में आपको वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उन नोट्स के रिवीजन को बार बार रेफर कीजिए अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एंड उनको अपडेट भी करते रहिए इफ आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है इन PYQs एंड मॉक्स। So this was all that how you have to prepare, and remember students, the harder you work, the better you get. And this is the time to work hard, and this is the time to achieve whatever you want. So this was all from my side. I hope you all enjoyed this session. Thank you so much. Bye. Take care.